चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत अरसा पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बेहद काम करती थी। दूर खेत से गेहूं के दाने लाने का मशक्कत भरा काम वो करती थी। उनका ये काम बेहद नज़्म ज़ब्त से चलता था। हर सुबह वो जल्दी में रहा करती। सुबह की पहली शुआओं के साथ वो अपने सर पर बड़े भारी गेहूं के दाने लेकर तवाज़ुन कायम करती। गेहूं का हर एक दाना ध्यान से कप में रखती और दाने लाने के लिए दोबारा वापस जाती। पूरा दिन बिना थके बिना आराम करे बस आती जाती रहती और गेहूं के दाने ध्यान से कप में रखा करती। वहाँ दूसरी जानिब एक आलसी टिड्डा बस छाँव में बैठा रहता और गाने गाता। मुस्तकबिल में क्या होगा उसकी फिक्र किए बिना वो आराम से बस छाँव में बैठा रहता। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पे रहम आती थी। दिन गुजर रहे थे, तभी आलसी टिड्डा घास पर कूदता और आराम से लजीज खाना खाता रहता। बस गाना गाते गाते आराम से जी रहा था। जब चींटियां दाने लाकर घर में संभाल कर रख रही थी और मेहनत कर रही थी। एक दिन रोजाना की तरह जब सारी चींटियां दाने ला रही थी, तब उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिर गई और दर्द की वजह से रोने लग गई। उसकी मदद करने की बजाय टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, मियाँ टिड्डे, ये दाना उठाकर मेरे घर तक ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार रहूंगी। चींटी की बातों को अनसुना करके टिड्डा अपनी ही मौसीकी में मगन हो गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और वो चली गई। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? टिड्डे ने पूछा। थोड़ा आराम फरमाओ और मेरी मौसीकी भी सुन लो। गर्मी है और दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाने में वक्त गवा रही हो? चींटी ने अनसुनी करके गर्दन घुमा ली और जल्दी में वो खेत की जानिब रवाना हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। टिड्डे ने फिर से उसे पुकारा। आओ आओ मेरे साथ नाचो गाओ। काम को भूलकर गर्मी का थोड़ा लुत्फ लेते हैं। मैं मौसम बारिश के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी हूँ, चींटी ने कहा, और तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। बारिश की इतनी फिक्र क्यों करनी है? टिड्डे ने जवाब दिया। अभी तो हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त भी है बरसात की तैयारी के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि आखिर वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने रास्ते निकल गई। यहाँ टिड्डा पूरे मौसम में अपने ही नाच गानों में मसरूफ रहा। सारा दिन काम करके बारिश की तैयारियां करने की बजाय उसने खेलना, नाचना, गाना इन सब को अहमियत दी। ये खूबसूरत मौसम गर्मा के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं और जल्द ही बारिश फिर सर्दियां आने वाली है, ये तो वो भूल ही गया। जल्द ही गर्मी का मौसम बारिश में तब्दील हो गया और बारिश के बाद मौसम सरमा आ गया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था। दिन छोटा था और जबकि रात लंबी और अंधेरी थी। हर जानिब भयानक सर्दी और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा, खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थकने लगा। लेकिन जोरों की हवा चलने पर उसे ठंड लगती थी। उसे बेहद भूख लगा करती, लेकिन खाने के लिए कुछ न मिलता। उसे पता लग गया कि अगर खाने के लिए जल्दी कुछ न मिला तो वो मर जाएगा। वो कमजोर हो गया था। जल्द ही उसे समझ आ गया कि चींटियां सही थी, उसे भी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। टिड्डे को अब नाचना गाना पसंद ही नहीं आ रहा था। मारे सर्दी के वो भूखा था। उसे बर्फ से बचने के लिए न तो घर था और न खाने के लिए खाना था। तमाम हरियाली और खेत बर्फ से लिपटी हुई थी और खाने के लिए कुछ न था। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं खाने के लिए क्या खाऊँ? टिड्डे को पछतावा हुआ। इस बार की मौसम सरमा हर बार से भी ज्यादा बुरी होगी, ये तो उसने सोचा ही न था।
न तो अपने खाने का इंतजाम उसने किया था और वो करने के लिए वो दूसरों की मदद भी न कर रहा था, और सिर्फ इसी वजह से वो अगली मौसम गर्मा देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहने वाला था। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मियों में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का मजा ले रही हैं। हाँ, मैं चींटी के पास जाता हूँ, मुझे वहाँ खाना मिलेगा और पनाह भी। टिड्डा बेहद शर्मिंदा हो गया। वो थक कर चींटियों के घर तक गया और उसने दरवाजा खटखटाया। आदाब चींटियों। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं हाजिर हूँ तुम लोगों के लिए गाने, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं जनाब टिड्डे, हमें आपका गाना सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। टिड्डे ने उन्हें घर में दाखिल होने की दरख्वास्त की और जिंदा रहने के लिए खाना देने की भीख मांगी। क्या? चींटी ने हैरत से कहा, मौसम सरमा के लिए आपने कोई इंतजाम न किया तो मौसम गर्मा में आप आखिर कर क्या रहे थे? वो मुझे खाना जमा करने के लिए वक्त ही नहीं मिला। टिड्डे ने अपनी वजह बताई। मैं मौसीकी में इतना मुब्तला था कि पता ही नहीं चला कि गर्मियों का वक्त कब निकल गया। चींटियों ने उसकी तरफ नफरत से देखा और उसकी जानिब पीट करके अपने अपने काम पर रवाना हो गई। एक चींटी जिस पर टिड्डा हंस पड़ा था, वो उसकी जानिब मुड़कर बोली, तमाम मौसमी गर्मा मैं काम करती रही और तुम गाना बजाते रहे और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास न तो खाना है और न ही आसरा है। मौसम सरमा के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद किया और टिड्डा रोने लगा। खत्म। थम्बलीना। एक मर्तबा एक खातून थी। उसकी बेहद ख्वाहिश थी कि उसे एक नन्हा सा बच्चा हो, लेकिन ऐसे बच्चे को कहाँ ढूंढे। इसलिए वो एक नेक चुड़ैल के पास चली गई और कहा, मुझे एक नन्हे बच्चे की विलादत की बेहद बेसब्री है। बराए मेहरबानी क्या आप मुझे बता सकेंगी कि मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? बेहद आसान है। ये यौ का बीज आप ही के लिए है। इसे गमले में रखो और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। उसने वो बीज लिया और घर जाकर पहली फुर्सत में उसे गमले में बो दिया। जल्द ही वो एक फूल में तब्दील हो गया और एक घंटे की तरह दिखने लगा, लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ कसी हुई थी, उसकी कली भी थी। कितना खूबसूरत फूल है ये। उस खातून ने उसके सुर्ख और जर्द पंखुड़ियों का बोसा लिया और जैसे ही उसने बोसा लिया वैसे ही वो फूल ने बड़ी आवाज की और वो खिल गया। उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी। वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी, लेकिन वो इंसान की उंगली से भी बड़ी न थी। कितनी खूबसूरत बच्ची है, आज से मैं तुम्हें पुकारूंगी थम्बलीना। एक अखरोट का उसके लिए प्यारा सा झूला बनाया गया, जिसमें वो रात को सोया करती और दिन के वक्त वो खातून ने मेज पर सजाए हुए फूलों के साथ खेला करती। प्लेट में एक बड़े फूल की पंखुड़ी तैरती थी। थम्बलीना उस पंखुड़ी का इस्तेमाल नाव की शक्ल में करने लगी और सफेद घोड़े के बालों की जोड़ी का चप्पू बनाकर तैरने लगी। वो उस प्लेट में तफरी कर सकती थी। वो गाना भी बेहद सुरीला गाती थी। जो भी उसकी आवाज सुनता उसे वो मीठा लगता। एक रात जब वो झूले में आराम फरमा रही थी, तब एक भयानक मेंढक खिड़की से कूद आया और उसके करीब आ गया। मेरे बेटे के लिए ये एक अच्छी अहलिया रहेगी। उसने उस अखरोट के खोल को काबिज कर लिया जिसमें थम्बलीना सो रही थी और उसके साथ वो खिड़की के बाहर कूद गया और बागीचे में चला गया। मेंढक अपने फर्जंद के साथ रहता था। वो अपनी माँ जैसा ही था, लेकिन पतला और भयानक। जोर से मत बोलो, वो जग जाएगी। वो हमसे दूर न जाए, इसी के लिए पानी की सतह के नजदीक किसी कुमुद के पत्ते पे बिठाएंगे। उसे छोटी और हल्की होने की वजह से उसे ऐसे लगेगा वो द्वीप पर है। पानी की सतह पर बड़े हरे पत्तों के साथ बहुत ही खूबसूरत कमल खिल रहे थे।
एक पत्ता जो किनारे से दूर था और तमाम पत्तों से बड़ा था, उस पत्ते पर ज़ईफ मेंढक ने अखरोट की खोल रख दी जिसमें थम्बलीना आराम फरमा रही थी। अगले रोज बेचारी नन्ही थम्बलीना उठ गई और जब उसने देखा कि वो कहाँ है तो वो जोरों से रोने लगी। उस बड़े पत्ते के चारों तरफ पानी ही पानी था और उसे किनारे के करीब जाने के लिए कोई राह नजर न आई। थम्बलीना नीचे बैठी और रो पड़ी। उसके करीब ही नीचे पानी में तैरने वाली छोटी मछलियां थी। उस नन्ही लड़की को देखने के लिए मछलियां ऊपर आ गई। जब उन्होंने उसकी यह हालत देखी तो वो बेहद अफसुर्दा हो गई। उन सभी ने पत्तों से जुड़ी टहनी को अपने दांतों से काट दिया, जिसकी वजह से वो पत्ता तैरने लगा और मेंढक की दस्तरस से काफी दूर चला गया। दूर, इतनी दूर कि वो उसे पकड़ ही न पाया। अब वो जहाँ मौजूद थी वो अनाज के खेतों का मैदान था, जिसका अनाज बहुत पहले ही निकाल दिया गया था, और जो बाकी बचा था तो वो थे सूखे डंठल, मानो किसी वीराने में फंसी हो। फिर वो एक घर के दरवाजे के पास पहुंची जो एक चूहे का था। उस प्यारे चूहे के पास कुछ खाने का अनाज था। उस गर्म से मकान में एक चूहा रहता था। थम्बलीना उस चूहे के दरवाजे के पास खड़ी रह के फकीरों की मानंद थोड़े से अनाज के लिए भीख मांगने लगी। उसे बेहद भूख लगी थी। ओ मायूस नन्ही बच्ची, मेरे गर्म कमरे में दाखिल हो जाओ और कुछ नौश फरमा लो। बदले में तुम्हें मेरा कमरा साफ करना होगा और मुझे मजेदार कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। मुझे कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। खेत में रहने वाले उस ज़ईफ रहमदिल चूहे का थम्बलीना ने कहना मान लिया और उसे मजेदार कहानियाँ सुनाने लगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन खेत का चूहा थम्बलीना के करीब आया। हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। हफ्ते में एक मर्तबा मुझसे मिलने मेरे पड़ोसी आते हैं और वो मुझसे भी अच्छे हैं। अगर तुम उसे अपने शौहर की सूरत में कबूल कर लो तो वो तुम्हारा बेहद ख्याल रखेगा, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। तुम्हें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर रिझाना होगा। थम्बलीना को ये मशवरा कुछ अच्छा न लगा। वो तो उस पड़ोसी के बारे में कुछ सोच भी न सकती थी, क्योंकि वो तो छछूंदर था। वो उनसे मिलने आया। खेत में रहने वाले चूहे ने छछूंदर की अमीरी और उसकी अक्लमंदी की तारीफें की और ये बताया कि कैसे उसका घर थम्बलीना के घर से 10 गुना बड़ा है। थम्बलीना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और छछूंदर को थम्बलीना की सुरीली आवाज से प्यार हो गया, लेकिन वो उसे बता न पाया। उसने जल्द ही अपने घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चूहा और थम्बलीना को दावत दी, लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए बेजान परिंदे के बारे में उन्हें आगाह भी किया। वो चोंच और पंखों वाला एक परिंदा था। सर्दियों की वजह से शायद उसकी वफात हो गई थी और सुरंग के बीचों बीच दफन हो गया था। छछूंदर ने सड़े हुए लकड़ी की मशाल ली। मशाल की वजह से उस अंधेरी जगह में रोशनी फैल गई। रास्ता दिखाने की खातिर वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा। जब उस फौत हुए परिंदे के पास वो पहुँचे तब छछूंदर ने अपनी नाक छत पर डालकर एक बड़ा सा सुराख बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। उन्होंने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक अबाबिल परिंदा बेजान हालत में पड़ा था। उसके खूबसूरत पर मुड़े हुए थे और उसका सर परों के बीच छुपा हुआ था। थम्बलीना को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन छछूंदर ने अपने छोटे पैरों से उस परिंदे के जिस्म पर लात मारी और कहा, ये बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे परिंदे नहीं हैं, वरना वो चहचहाते रहते और ठंड के मारे भूखे मरते तो क्या होता। थम्बलीना खामोश रही, लेकिन सभी ने उस परिंदे की जानिब पीठ कर ली। थम्बलीना झुकी और उसने परिंदे के मुड़े हुए सर को पर से अलग कर दिया और उसकी बंद आँखों का बोसा लिया। गर्मी के मौसम में शायद मीठा नगमा गाने वाला यही था। तुमने मुझे बेहद खुशी दी है मेरे प्यारे परिंदे। उस रात थम्बलीना को एक पल भी नींद न आई, इसलिए वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी सी चादर बुनने लगी। उसने वो चादर मरे हुए परिंदे के ऊपर रखी और जमीन पर गर्मी रखने के लिए उसके जिस्म पर फैला दी। उस चादर की वजह से परिंदे को गर्माहट मिलने लगी। अलविदा खूबसूरत नन्हे परिंदे, और पिछली गर्मी में तुम्हारे खूबसूरत नगमों के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी।
तब तमाम पेड़ सरसब्जो शादाब थे और उन पर सूरज की गर्म रोशनी पड़ी थी। उसने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है। उस परिंदे का दिल था, वो मरा नहीं था, वो सिर्फ सर्दी की वजह से जम गया था और फिर से जिंदा होने के लिए गर्म हो चुका था। शुक्रिया नन्ही बच्ची, अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ। चलो मेरी दोस्त, इस हरे भरे जंगल से दूर जाने के लिए तुम मेरे पीठ पर बैठ सकती हो। अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं अपने दूर के घर की जानिब जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे हमरा चलोगी? मेरे पीठ पे तुम तो बैठ ही सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। वो उसकी पुश्त पर बैठी। उसके बाद परिंदे ने जंगल के ऊपर से और तालाब के ऊपर से हवा में परवाज भरी। बहुत ही दूर वो उस परिंदे के घर पहुँचे। सूरज मामूल से ज्यादा ही रोशन था और ऐसे लग रहा था मानो आसमान हमेशा से कुछ दुगनी ऊंचाई पर है। ये मेरा मकान है। नीचे खिले हुए खूबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक को चुन लिया तो मैं तुम्हें उसमें रख दूंगा और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नीचे ही खूबसूरत जर्द फूलों का बागीचा था। थम्बलीना के साथ उस परिंदे ने नीचे छलांग लगाई और उसे उनमें से सबसे बड़े फूल पर बैठा दिया। उस फूल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा इंसान दिखाई देने पर उसे ताज्जुब हुआ। उसके कंधों पर बहुत ही चमकदार पर थे। वो उन फूलों का बादशाह था। लेकिन थम्बलीना को देखकर उसे बेहद मसरत हुई, क्योंकि उसने इतनी नन्ही सी लड़की कभी देखी ही न थी। फिर उसने अपने सर का ताज उतारकर थम्बलीना के सर पर रख दिया। उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी बेगम बनने के लिए तैयार है। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को यहाँ लाना होगा। उसके बाद हम तीनों खुशी से यहाँ रह सकेंगे। वो राजी हो गया और थम्बलीना के लिए वो परों की जोड़ी भी ले आया। दोनों खुश हुए और जल्द ही थम्बलीना की अम्मी भी वहाँ पहुँच गई। मेरी थम्बलीना, तुम्हें वापस देखकर मैं कितनी खुश हूँ, इसका अंदाजा तुम न लगा पाओगी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। शहजादी और मेंढक। एक जमाने में बहुत बड़ी सल्तनत थी। वहाँ बहादुर और नेक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। शहजादी गेंद से खेलने की बेहद शौकीन थी, इसीलिए बादशाह ने उसकी सालगिरह पर उसे सोने का गेंद तोहफे में दिया। उससे वो गेंद बेहद अजीज था, इसीलिए अगर महल के बाहर भी कभी जाना हो तो वो गेंद हमेशा अपने पास रखा करती। एक दफे मौसम गर्मा में शाम के वक्त शहजादी बागीचे में घूमने के लिए गई। उसने सोने की गेंद को खुद के हाथ में पकड़ा हुआ था। वो गेंद जितना हो सके उतना ऊपर हवा में फेंका करती और उसे जमीन पर आने तक इंतजार करती, लेकिन उसने वो गेंद बहुत ऊपर उछाल दिया। इसीलिए शहजादी को वो गेंद कहाँ चला गया वो नजर ही न आया। उसने करीब के तालाब में बस पानी के उछाल की आवाज सुनी। ओह नहीं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरे सोने का गेंद खो गया। शहजादी मायूसी के साथ रो पड़ी। मैं अब्बा जान को ये कैसे बता दूं कि उनका दिया कीमती तोहफा मुझसे खो गया। ये कहकर शहजादी ज़ारो कतार रोने लगी। इसे वापस हासिल करने के लिए मैं कोई भी चीज दे सकती हूँ। अचानक एक मेंढक ने छलांग लगाई और वो तालाब के पत्ते पर आकर बैठ गया। तुम क्यों रो रही हो शहजादी? उस शहजादी ने वो आवाज सुनी। उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे कोई नजर न आया। मैं तुम्हारी कुछ इमदाद कर सकता हूँ शहजादी? उसने वो कर्कश आवाज दोबारा सुनी। उसके बाद उसने देखा कि तालाब के किनारे पर एक मेंढक बैठा हुआ है। शहजादी, अगर मैं तुम्हें गेंद तालाब से निकाल के दूं तो क्या खुश होगी? मेंढक ने एहतरामन पूछा। हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शहजादी खुशी के मारे कूदने लगी।
मैं तुम्हें ढेर सारे हीरे जवाहरात दूंगी, जो तुम कहोगे वो करूंगी। लेकिन उस मेंढक ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हीरे और मोती नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा कोई खजाना भी नहीं चाहिए, उसका मुझे कोई फायदा नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, मुझे अपना हमसाया बनाओ, अपनी थाली से खाना खिलाओ और मुझे अपने बिस्तर पे ही सुलाओ। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर मैं तुम्हारी गेंद तालाब से निकाल सकता हूँ। ये कैसा भयानक ख्याल है, एक मेंढक इंसानों की तरह कैसे जी सकता है? शहजादी परेशान हो गई। ऐसा बदतमीज मेंढक भला मेरी गेंद कैसे ढूंढ सकता है? इसका मुझे शक है, और अगर उसने ऐसे कर भी लिया तो वो मुझसे मिलने के लिए मेरे महल तक कैसे आएगा? वो तो बहुत दूर है। शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं यकीन दिलाती हूँ कि जो भी तुमने कहा वो मुझे मंजूर है। सिर्फ मेरी गेंद मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। शहजादी ने इल्तिजा की। मेंढक ने तालाब में छलांग लगाई और पानी उछल गया। शहजादी बेहद बेसब्री से उस तालाब की जानिब देख रही थी। जल्द ही मेंढक ने अपना सर ऊपर निकाल लिया। मेरी शहजादी, ये रही तुम्हारी गेंद। ये कहकर उसने तालाब से बाहर आकर सोने की गेंद उसकी जानिब फेंक दी। शहजादी ने अपनी पसंदीदा चीज ले ली और खुशी खुशी अपने महल की जानिब लौटने लगी। मेंढक उसे पुकार कर उसके दिए हुए वादे के बारे में याद दिलाने लगा, लेकिन वो भूल चुकी थी। ठहर जाओ शहजादी, ठहर जाओ। क्या तुम भूल चुके ये अपना वादा? मुझे अपने साथ लेके चलो। लेकिन वो पीछे पलटी ही नहीं। अगले दिन जब शहजादी अपने खानदान के साथ खाना खाने बैठी थी, उस वक्त किसी ने दरवाजे पर धीमी सी दस्तक दी। शहजादी दरवाजे की जानिब आई और तालाब के मेंढक को देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने खुद के दम पर महल तक आने में जीत जो हासिल की थी। शहजादी ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा मेज की जानिब आकर बैठ गई। क्या हुआ? तुम इतनी गमज़दा क्यों हो मेरी बच्ची? उसके अब्बा हुजूर ने कहा। लेकिन अब्बा हुजूर, शहजादी ने कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि तालाब के पास जो कुछ हुआ वो कैसे समझाए। मेरी सालगिरह पर आपने दिए गेंद के साथ मैं खेल रही थी, मुझसे वो तालाब में गिर गया। वहाँ पर एक मेंढक बैठा था और उस मेंढक ने उसे तालाब से निकालने में मेरी मदद की। बदले में मैंने उससे ऐसे वादा कर लिया कि उसके साथ मैं महल में रहूंगी। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम शहजादी हो और तुम शहजादी होने के बाद झूठे वायदे नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना होगा। शहजादी दरवाजा खोलने चली गई और मेंढक ने छलांग लगाई और अपनी कर्कश आवाज में उससे कहने लगा, सुनो, मुझे अपने खाने की मेज पर ले चलो ताकि मैं कुछ खा सकूं। शहजादी ने अपने अब्बा की जानिब देखा और बेदिली से ही उसने उस मेंढक को उठाया और मेज की जानिब आ गई और उसे मेज पर बिठा दिया। उसने नफरत से अपना हाथ साफ किया। उसकी सोने की थाली में मेंढक ने खाना शुरू किया और टप 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 आवाज शुरू कर दी। खाना खाने के बाद मेंढक ने दोबारा कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जनान खाने ले चलो और अपने बिस्तर पर लिटाओ। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। शहजादी को खुद से ही नफरत होने लगी। मुझे ऐसे अब कितने दिनों तक जीना होगा? इस गलीज चीज से मुझे कब राहत मिलेगी? शहजादी उसे अपने कमरे में ले गई और अपने सामने ही उसने उसे अपने तकिए पर रख दिया। किए हुए वादे के मुताबिक मेंढक शहजादी के सामने सो गया और सुबह होते ही छलांग लगाकर महल से बाहर निकल गया। चलो जान छूटी। उठते ही शहजादी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि मेंढक चला गया है। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब वो दोबारा मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि शाम को मेंढक दोबारा आ गया। जिस वक्त उसने धीरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, उस वक्त वो पहले से ही बिस्तर पर थी। दूसरी सुबह जब शहजादी जगी तो उसने देखा कि मेंढक दोबारा आ गया है। लेकिन फिर शाम हो गई और मेंढक ने तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। हर दिन मेंढक के साथ सोते हुए शहजादी को कोफ्त होने लगी और उसने मेंढक से छुटकारा पाने का सोचा। मंसूबा बनाते बनाते वो सो गई। जब वो सुबह उठी, उस वक्त मेंढक चला गया था और एक भूरी आंखों वाला शहजादा उसे ताक रहा था। वो हैरान रह गई कि एक ही रात में ये सब ठीक कैसे हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी।
शहजादे ने अपनी बद्दुआओं की सारी दास्तान उसे सुनाई और फिर आगे कहा, मैं शहजादा था और मैं तुम्हारी तरह महल में रहता था। एक दिन एक मरदूद मांत्रिक ने मुझे बद्दुआ दे दी। उसके लिए मुझे एक ऐसी शहजादी को ढूंढना था जिसके साथ मैं 3 दिन बसर कर सकूं, बद्दुआ तोड़ने के लिए। अब मैं खुश हूँ क्योंकि तुम वही शहजादी हो जिसने मुझे तकलीफ से बाहर निकाला। अपनी जिंदगी में एक बाकमाल और खूबसूरत शहजादे को पाकर शहजादी बेहद खुश थी। जल्दी दोनों ने निकाह कर लिया और शहजादी के अब्बाजान के महल में दोनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। तिलिस्मी दलिये का बर्तन। एक मर्तबा एक खूबसूरत छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मेलेडी। वो अपनी अम्मी के साथ छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वो बेहद गरीब थी, लेकिन मेलेडी अपनी अम्मी को गाना सुनाकर खुश रखती थी। हर रोज मेलेडी कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए जंगल में जाती थी। उसे जो कुछ मिलता वो लेकर लौट आती, लेकिन उतने में उनका पेट न भरता। एक रोज अपनी गरीबी से तंग आकर मेलेडी ने घर छोड़ा और खाने की तलाश में जंगल की ओर रवाना हुई। उसने बहुत तलाश किया पर कुछ न हुआ, उसे कुछ न मिला। आखिर घर ले जाने के लिए वहाँ कुछ न था। फिर वो एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगी। जब वो रो रही थी तब उसकी खूबसूरत आवाज से एक दुख भरा गीत शुरू हुआ। उसका गाना सुनकर वहाँ एक जंगल की परी उसके सामने हाजिर हो गई और कहने लगी, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो और इस जंगल में तन्हा क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। हम बेहद गरीब और भूखे हैं। मेलेडी अफसरदा होकर बोली। परेशान ना हो, जंगल की परी ने कहा, और अपने पास की जादुई छड़ी से उसने पत्थरों को एक बड़े से तिलिस्मी बर्तन में तब्दील कर दिया। ये मौजिज़ा देखकर मेलेडी तो दंग ही रह गई। ये बर्तन घर ले जाओ और आगे से तुम्हारे खानदान में कोई भी कभी भूखा न रहेगा। मेरी बात का बुरा न माने, लेकिन अगर इसमें पकाने के लिए कुछ खाना ही ना होगा तो इस बर्तन का क्या फायदा है भला? मेलेडी ने मायूसी से कहा, जिस पर जंगल की परी ने कहा, ये तिलिस्मी बर्तन है। जब भी तुम्हें खाने की चाहत हो तब पक जा बर्तन पक जा, यूं कहना, और जब तैयार हो जाए तब रुक जा बर्तन रुक जा, यूं कहना। हाँ। मेलेडी उस परी से तोहफा लेकर खुश हो गई और बड़े ही अदब से उसने जंगल की परी से कहा, मेरी प्यारी जंगल की परी साहिबा, मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं इसके बदले आपके लिए क्या करूं? मुझे इसके अवज़ में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी चाहत हो तो तुम मेरे लिए रोज एक खूबसूरत गाना गा सकती हो। इससे पहले कि मेलेडी उससे कुछ और पूछती, जंगल की परी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन जब मेलेडी उस खाली बर्तन के साथ बिना कुछ लिए घर वापस लौटी तो उसकी अम्मी बेहद अफसरदा हो गई और कहा, जब हमारे पास पकाने के लिए कुछ है ही नहीं तो इस बर्तन का क्या फायदा? मेलेडी ने वो बर्तन मेज पर रखा और सिर्फ कहा, पक जा बर्तन पक जा। कुछ भी ना हुआ। मेलेडी ने परेशान होकर देखा, लेकिन उसके बाद वो बर्तन हिलने लगा, आवाज करने लगा। वो अपनी आंखों से देख रही है कि भाप निकल रही है और मलाईदार दलिया भी पक रहा है। मेलेडी की अम्मी को समझ आ गया कि ये बर्तन तो तिलिस्मी है। वो बेहद भूखी थी, इसलिए वो मलाईदार दलिया चखने से खुद को रोक न पाई और इसीलिए उसने उसमें अपनी उंगली डाल दी। वो उस दलिये के जायके से बेहद खुश हो गई और इसीलिए उसने मेलेडी की दूसरी तंबी पर ध्यान ही न दिया। रुक जा बर्तन रुक जा।
वो बर्तन खाली होने तक बस खाते ही रह गई और उनका पेट भर गया। मेलेडी की अम्मी ने मसरत से अपने पेट पर हाथ घुमाया। उसके बाद मेलेडी ने सोचा, ओह, ये तो मेरे जाने का वक्त है और जंगल की परी के लिए गाना गाने का वक्त है। इसलिए वो घर से बाहर निकलकर जंगल में चली गई। यहाँ घर पर उसकी अम्मी बेहद खुश थी क्योंकि अब से उन्हें खाने के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत न थी। उस नए बर्तन के लिए जगह बनाने की खातिर उन्होंने पुराने सारे बर्तन उठा लिए और दूर फेंक दिए। उसने वो बर्तन धोया और धीरे से रख दिया। इतना सा काम करने से उन्हें दोबारा भूख लग गई। पक जा बर्तन, पक जा, उन्होंने हुक्म दिया और जल्द ही उस बर्तन में बेहद लजीज दलिया तैयार हो गया। उन्होंने बिना कोई दूसरा बर्तन लिए उसी बर्तन में खाना शुरू किया। खाना बेहद लजीज था, लजीज। लेकिन जैसे जैसे वो तेजी से खाने लगी वैसे वैसे बर्तन में भी खाना जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू हुआ और बर्तन से बाहर निकलने लगा। या अल्लाह, मेलेडी किस तरह से बर्तन को रोकती थी। बस बर्तन, बस। लेकिन बर्तन में खाना पकता ही चला गया। बहुत हो गया बर्तन, बहुत हो गया। लेकिन बर्तन का खाना बाहर निकलकर मेज पर फैल गया। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सारा दलिया जमीन पर फैल गया। मेलेडी की अम्मी बेहद डर गई। बस रुक जाओ, अब मैं क्या करूं? उसने हुक्म दिया। जल्दी उसे पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो वहाँ से भाग निकली। वो दलिया दरवाजे और खिड़कियों से बाहर आकर रास्ते पर फैलने लगा। झाग बनकर उनकी बड़ी लहरें बनकर गांव में फैलने लगी। तमाम गांव वाले अपनी अपनी छतों पर आ गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मेलेडी ने सुना कि गांव के लोग काफी दूर से चिल्ला रहे हैं। वो जंगल छोड़कर सीधे गांव की ओर भागने लगी। उसने एक लकड़ी का काट और डंडा लिया और घर की तरफ रवाना हुई। जब वो अपने घर के करीब आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुक जा बर्तन, रुक जा। और बर्तन को जो करना था वो उसने कर दिया। जब ये लहर निकल गई तब मेलेडी ने देखा कि तमाम लोग नीचे आ गए थे और मलाईदार दलिया उठाकर खाने लग गए थे। पूरे गांव ने दलिये का खूब लुत्फ उठाया। मौसम सरमा खत्म होने तक वो लोग खाते ही रह गए और उसके बाद उस गांव में कभी भी कोई भी भूखा न रहा। कहानी खत्म हुई। 3 चालाक बकरे। एक वक्त की बात है जब 3 चालाक बकरे रहते थे। वो एक नदी के करीब घास वाली पहाड़ी रियासत में रहते थे। सबसे छोटा था छोटा चालाक बकरा, दूसरा था बीच वाला चालाक बकरा और तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था बड़ा चालाक बकरा। उन्हें सारा दिन मीठी हरी भरी घास खाना बेहद पसंद था। वो नदी का ठंडा ताजा पानी पिया करते। उन पहाड़ियों पर तीनों भाई बड़े मजे से रहते। तीनों दिन भर बस खाते खाते और खाते ही रहते थे। जल्दी उन्हें पता चला कि जिस पहाड़ी पर वो रहते थे वहाँ पर हर एक घास का पत्ता तो उन्होंने खाकर खत्म कर दिया। अरे नहीं, अब हम भला क्या खाएंगे? छोटा चालाक बकरा भाई रोने लगा। फिक्र न करो छोटे मियाँ, बीच का चालाक बकरा बोला, नदी के दूसरी जानिब भी तो देखो, वहाँ पर रसीला हरा भरा और जायकेदार घास का मैदान है। बेशक। बड़ा चालाक बकरा बोला, हमें बस नदी का ये पुल पार करना है। उस जानिब बड़ी रसीली घास है नोश फरमाने के लिए। लेकिन पुल पार करना खतरनाक था। जब उन्हें पता चला कि एक बड़ी हैबतनाक लाल आंखों वाला हैवान
उस पुल के नीचे रहता है, उस वक्त तीनों चालाक बकरे बेहद खौफजदा हो गए। उस हैवान के बहुत सारे बाल थे और बड़े नुकीले दांत भी थे। वो हैवान पुल पार करने वाले हर किसी को खा जाता था। वो बहुत दिनों से उन बकरों को खाने की कोशिश में था, लेकिन ठीक वक्त का इंतजार कर रहा था और उसे ये मौका जल्द ही मिल भी गया। उन 3 बकरों की भूख दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अव्वल पहले कौन जाएगा? बड़ा चालाक बकरा भाई बोला। छोटे चालाक मियाँ को तो रुकना बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इसलिए वो आगे आया और बोला, सबसे पहले मैं पुल पार करूंगा। उसने लंबी सांस ली और वो पहाड़ के नीचे चलने लगा। टिप टाप उसके नाखून लकड़ी के पुल पर आवाज कर रहे थे। ये मेरे पुल पर कौन ठप ठप कर रहा है? वो हैवान पुल पर छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। मैं हूँ छोटा बकरा। छोटा चालाक बकरा बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस जानिब की मीठी घास खाने के लिए नदी पार कर रहा हूँ। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। वो हैवान चिल्लाया, क्योंकि तुम मेरी दावत बनने वाले हो। छोटा चालाक बकरा घबरा गया, लेकिन वो बड़ा ही चालाक और होशियार बकरा था। वो कहने लगा, अरे बराए मेहरबानी आप मुझे न खाएं। देखें, मैं तीनों भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे जैसे छोटे पतले बकरे को खाकर आपका पेट न भरने वाला। मैं अच्छा खाना न बन पाऊंगा, लेकिन तुम मेरे बीच के भाई को खा सकते हो। वो आ रहा है। वो मुझसे बड़ा और मोटा भी है। ठीक है, फिर तुम पुल पार कर सकते हो। भूखा हैवान बोला और पुल के नीचे चला गया। वो छोटा चालाक बकरा टिप टाप करते हुए बचा हुआ पुल पार करके आलीशान घास के मैदान में चला गया। नदी की दूसरी जानिब खड़े 2 बकरों ने देखा कि उनका छोटा भाई घास के मैदान में हिफाजत से पहुंच गया है। अब मैं जाऊंगा। बीच का चालाक बकरा बोला और बड़े भाई ने जैसे ही अपनी गर्दन हिलाई वो निकल पड़ा। वो भी पहाड़ पर टिप टाप करते हुए निकल पड़ा। उसके नाखून लकड़ी के पुल पर आवाज करने लगे। ये कौन है जो मेरे पुल पे टप टप कर रहा है? फिर एक बार उस हैवान ने पुल पर छलांग लगाई। मैं हूँ बीच का चालाक बकरा भाई। मैं अपने छोटे भाई के लिए नदी पार करके उस मैदान में जाना चाहता हूँ। ये गैर मुनासिब है। वो हैवान फिर से चिल्लाया, क्योंकि तुम अब मेरी लज्जत बनने वाले हो। बीच के चालाक बकरे भाई को भी हैरत हुई। वो चौंक तो गया, लेकिन अपने छोटे भाई की तरह वो भी बड़ा चालाक था। वो बोला, तुम मुझे खा तो सकते हो, लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो। देखो, मेरे अंदर तो सिर्फ हड्डी और चमड़ी ही है। अगर तुम कुछ और देर ठहरो तो तुम मेरे बड़े चालाक भाई को जरूर खा सकते हो। वो मुझसे बड़ा है, हम सब में वो बड़ा है और यकीनन वो तुम्हारे लिए लजीज खाना बनेगा। ठीक है, तुम्हें जाने की इजाजत है। लालची हैवान बोला और होंठ चाटते हुए फिर से पुल के नीचे चला गया। वो बीच का चालाक बकरा भी टिप
टिप टैप करते हुए पुल पार कर गया और आलीशान घास के मैदान में अपने छोटे भाई से मिला। नदी की दूसरी जानिब रुके बड़े बकरे ने देखा कि उसके दोनों भाई मैदान में हिफाजत से पहुंच गए हैं, तो वो भी पुल पर टिप टॉप करते हुए निकल पड़ा। उसकी आवाज सुनते ही पुल के नीचे छुपा हुआ हैवान तीसरी बार कूदकर उसके सामने आ गया। कौन है जो मेरे पुल पर टप टप कर रहा है? मैं बड़ा बकरा हूँ और मेरे दो छोटे भाई नदी के उस जानिब जा चुके हैं पहले ही। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें नोश फरमाने वाला हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। लेकिन अपने छोटे भाइयों की तरह वो बड़ा चालाक बकरा उस हैवान से डरने वाला न था, क्योंकि वो खुद बड़ा और ताकतवर था। उस बड़े चालाक बकरे ने गुस्से से अपने नाखून पुल पर जमाए और अपने नुकीले सींग दिखाते हुए हैवान की जानिब दौड़ पड़ा। उसने उस हैबतनाक हैवान को ऐसा झटका मारा कि वो हैवान उड़कर आसमान में चला गया और वहाँ से नदी में गिर गया और बहुत सारा पानी यहाँ वहाँ उड़ने लगा। वो दोबारा किसी को नजर न आया और इस तरह बड़ा चालाक बकरा भी टिप टॉप करते हुए पुल पार कर गया और उस आलीशान घास के मैदान में जाकर अपने छोटे भाई और बीच के भाई से मिल गया। वो तीनों चालाक बकरे अब पूरा दिन सिर्फ मीठी और हरी घास खाते और नदी का ठंडा पानी पीते थे। बड़े ही मजे करते थे। कहानी खत्म हुई। लेकिन मैं अभी भी बहुत भूखा हूँ। अब के बार तो मैं छोटे शिकार पर ही ध्यान दूंगा। बड़े शिकार से बड़ी हालत होती है और भूखा ही रहना पड़ेगा। ये कहानी है 3 बहादुर सिपाहियों की। अपनी रियासत की कई खतरनाक लड़ाइयों में उन्होंने फतेह हासिल की थी, लेकिन लड़ाइयाँ खत्म होते ही बादशाह ने उन्हें कौड़ी की भी कीमत न देते हुए, कोई खता न होते हुए भी रियासत के बाहर फेंक दिया। बेचारे सिपाही किसी सहारे की तलाश में खूब भटके और जाने अनजाने में एक जंगल में पहुंच गए। हर समत बस अंधेरा छाया था। तीनों में ये तय पाया कि रात भर एक एक सिपाही एक दूसरे की हिफाजत करेगा और फिर 2 सिपाही नींद की आगोश में चले गए और पहले सिपाही ने थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठी की और जला दी। वो बस बैठने ही वाला था कि आग की रोशनी में एक बौना सा, जैसे किसी सर्कस में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही शख्स नजदीक आकर खड़ा हुआ। उसने लाल जैकेट पहन रखी थी, सर लाल चद्दर से ढका हुआ था। उसने सिपाही से सवाल किया, कौन हो तुम? मैं गरीब सिपाही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठते हैं और बातें करते हैं। और बातों बातों में उसने अपनी दुख भरी दास्तान उसे सुनाई। कहानी सुनकर बोने को बेहद अफसोस हुआ। बोने ने उससे कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। ये लो एक लंबा सा कोट। वो मैला सा कोट देखकर सिपाही मुस्कुराया। उसे देखकर बौने ने सैनिक के कान में कुछ कहा और सैनिक बड़े ताज्जुब से उस कोट को निहारता रहा। बौने का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ा और वो देखते ही रह गया कि बौना वहाँ से गायब हो चुका था और धीरे धीरे सुबह हुई और सिपाही ने रात की दास्तान दूसरे सिपाहियों को बताई और अपने पास वाला कोट भी दिखाया। उन दोनों सिपाहियों ने कहा, ये कैसा मैला सा भद्दा सा कोट है। लेकिन पहले सिपाही ने बड़े फख्र से उन दोनों सिपाहियों को कहा, तुम जिस तरह समझ रहे हो ये उस तरह का कोट नहीं, बल्कि जादुई कोट है जिसे पहनकर मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। ये सुनकर वो दोनों सिपाही हैरान रह गए।
अब दूसरे सिपाही ने कहा कि जब मैं पहरेदारी कर रहा था तब मुझे भी एक बौना दिखाई दिया जिसने मुझे एक जादुई बटवा दिया था। उसमें इतनी सारी सोने की मोहरें हैं कि मैं जितना चाहे खर्च करूं वो कभी खत्म ही ना होंगी। अब तीसरे सिपाही ने भी बौने का दिया हुआ बाजा अपने दोस्तों को दिखाया और कहा कि ये बाजा बहुत ही नायाब है। इसे बजाते ही आसपास के तमाम लोग इसकी धुन पर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं जैसे कि वो इंसान नहीं कठपुतली हो। तीनों सिपाही अपने अपने नायाब तोहफे पाकर बेहद खुश थे। अब पहले सिपाही ने कोट का इम्तिहान लेने के लिए उस कोट को पहन लिया और अपनी ख्वाहिश जाहिर की, ऐ मेरे कोट, हम तीनों बेघर हैं, हमें रहने के लिए एक खूबसूरत सा महल बना दो। और उसी वक्त आसमान से बिजली की भयानक आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते एक आलीशान सा महल उनके सामने तामीर हो गया। इर्द गिर्द एक बड़ा सा बागीचा और दरवाजे के सामने 5 घोड़ों की एक बग्गी। सिपाही खुशी खुशी उस बग्गी में बैठकर आसपास की रियासतों की तलाश में निकल पड़े। उनकी ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी हो गई। उनकी बग्गी एक बड़े से आलीशान बादशाही महल के सामने आकर खड़ी हो गई। उनके आने की खबर बादशाह को दी गई। बादशाह ने बड़े मसरत से उन तीनों का इस्तकबाल किया और उनका रुतबा देख बादशाह ने बड़े प्यार से उन्हें अपना मेहमान बनने के लिए कहा। बादशाह ने सोचा, यकीनन ये शहजादे होंगे और इनमें से कोई एक मेरी शहजादी का हाथ यकीनन मांगेगा। एक शाम दूसरा सिपाही शहजादी को लेकर बागीचे में टहलने लगा। बातों बातों में शहजादी की नजर सिपाही के हाथ में बंधे बटुए पर पड़ी। बटुए को देख बड़ी खुशी से शहजादी ने पूछा, आप ये बटुआ कहाँ से लाए? दूसरे सिपाही का दिल पिघल गया और उसने बौने की सारी कहानी शहजादी से कह दी। और बस दूसरे ही दिन शहजादी ने शरबत में नशीली दवा मिलाकर सिपाही को पिला दी और बड़ी खामोशी से सिपाही का बटुआ चुराकर उसकी जगह दूसरा बटुआ रख दिया। कुछ दिनों बाद जब सिपाही अपने महल में लौट गए तो दूसरे सिपाही को पता चल गया कि शहजादी ने उसे धोखा दिया है, उसका बटुआ चुराया है। तीनों सिपाहियों को बेहद गुस्सा आया। कोट वाले सिपाही ने कहा, रुको, अब उस शहजादी को इसकी सजा मिलेगी। उसने जादुई कोट पहन लिया और बोला, ए कोट, मुझे अभी के अभी शहजादी के महल में ले चल। वो लालची शहजादी महल में बैठे बैठे अशरफियां गिन रही थी। शहजादी ने सामने देखा तो एक सिपाही को पाया। चालाक शहजादी जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। सिपाही खौफजदा हो गया। वो खिड़की की समत भागा, लेकिन खिड़की से उतरते हुए उसका कोट बेल में फंस गया। बेचारा पहला सिपाही। अब शहजादी को सजा देने की बारी थी तीसरे सिपाही की। उसने अपना बाजा बजाया और एक बड़ी सी फौज बनाई और शाही महल को चारों तरफ से घेर लिया। एक सफीर को भेजकर बादशाह को सारा सानेहा बताया और बटुआ और कोट की मांग की। लेकिन उस चालाक शहजादी ने 2 दिनों की मोहलत मांग ली। कितनी? 2 दिनों की। और फिर उस चालाक शहजादी ने एक गरीब लड़की का भेष बदला और एक दासी को साथ लेकर वो सिपाही की छावनी की छानबीन करने लगी। उसके पास वाली एक टोकरी में आग जलाने वाली चीजें तो दूसरी टोकरी में खाने पीने की चीजें थी। सिपाहियों के सामने आकर वो बड़े ही सुरीली आवाज में गाने लगी। धीरे धीरे सारे सिपाही उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उसने आहिस्ता से दासी को इशारा किया। दासी ने बड़ी चालाकी से वो बाजा चुरा लिया और तमाम सिपाहियों को बिना पता चले शहजादी अपने महल में चली गई। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेचारे सिपाही फिर से बेघर हो चुके थे, मायूस हो गए। बटुए वाला सिपाही बोला, अब हम अलग अलग हो जाते हैं और अब देखते हैं अपना नसीब खुलता है कि नहीं। इस तरह तीनों सिपाही अलग अलग समत में चले गए और बटुए वाला सिपाही भी अपनी राह चल पड़ा। बहुत देर तक चलता रहा और थक हार कर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वो तो एक लाल ही लाल सेब का पेड़ था।
उसने एक सेब तोड़कर खाना शुरू किया, लेकिन उसका पेट न भरा, इसलिए उसने एक और सेब खा लिया। और जब वो तीसरा खाने ही वाला था, तभी उसका सर घूमने लगा। और ये क्या? उसकी नाक तो लंबी होने लगी, इतनी लंबी जिसकी कोई हद ही न थी। सर घूमने की वजह से उस सिपाही को नींद आने लगी और वो सो गया। बाकी के 2 सिपाही भी जल रहे थे। उनमें से एक अचानक किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा। अरे ये क्या? ये तो किसी की नाक मालूम होती है। दोनों ही नाक की समत में चलने लगे और आखिर तक पहुंचने के बाद अपने दोस्त की ये हालत देखकर दोनों ही हैरान रह गए। और तभी वो लाल जैकेट पहना बौना फरिश्ते की तरह उनके सामने हाजिर हो गया और कहने लगा, दोस्तों परेशान ना हो, करीबी पेड़ के फल खाते ही उसकी नाक दोबारा से छोटी हो जाएगी और अब ये दोनों ही फल लेकर उस शहजादी को खिलाओ और उसे एक अच्छा सा सबक सिखाओ। फिर जिस सिपाही की नाक लंबी हो गई थी, वो एक माली का भेस बदलकर शाही महल में जा पहुंचा। लाल लाल सेब शहजादी ने खुशी खुशी ले लिए और एक ही बार में दोनों सेब खा लिए। और जैसे ही तीसरा सेब नौश फरमाना चाहा, तभी उसकी नाक अचानक से बढ़ने लगी, इतनी बढ़ी कि जमीन से लेकर बाग तक पहुंच गई और बाग से लेकर रास्ते तक पहुंच गई। बादशाह बहुत डर गया। उसने रियासत में ऐलान करवाया, जो भी मेरी शहजादी को ठीक करवाएगा मैं उसे बड़ा सा इनाम दूंगा। दूसरे दिन दूसरे सिपाही ने हकीम का भेस बदला और दवाई में सेब का रस मिलाकर उसे शहजादी को पिला दिया। अब तो शहजादी की नाक और बढ़ने लगी, वो उसकी जगह से हिल भी न पाई। दूसरे रोज शहजादी को दूसरे पेड़ का फल दवाई में मिलाकर पिला दिया। अब उसकी नाक थोड़ी सी छोटी हो गई। इस झूठी शहजादी को सबक तो सिखाना था। आज उसने दवाई में सेब का थोड़ा और रस मिलाया। शहजादी बेहद खौफजदा हो गई। अब तो उसकी नाक पहले से भी ज्यादा लंबी हो गई। हकीम साहब बोले, शहजादी बेटी, यकीनन तुमने किसी की चीजें चुराई हैं। मुझे थोड़ा जादू टोना आता है, जिससे मैंने ये पता लगाया है, अगर आपने वो सारी चीजें उन्हें नहीं लौटाई तो जिंदगी भर आपको यूं ही रहना पड़ेगा। लेकिन चालाक शहजादी तो बाज न आई। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बादशाह अपनी शहजादी को समझाने लगा, इस चोरी के काम का नतीजा मौत है। इस बात को शहजादी समझ चुकी थी और इस बड़ी सी नाक के बोझ से शहजादी ऊब चुकी थी और शर्मिंदा होकर उसने तीनों चीजें हकीम साहब को लौटा दी। अपने पास मौजूद वो दूसरा फल दूसरे सिपाही ने शहजादी को खिलाया और अपना कोट पहनकर अपने दोस्तों के पास लौट आया और यूं तीनों सिपाही उस महल में खुशी खुशी रहने लगे। अच्छे अमाल का फल। कई सालों पहले एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम रहता था। उस गुलाम का आका बेहद जालिम था। दिन रात उससे काम करवाता, लकड़ियां काटना, पानी भरना, साफ सफाई करना, ऐसे काम वो दिन भर करा करता। जरा सी गलती हो जाने पर वो उसे बेहद मारता। एक दिन ऐसे हुआ, एक छोटी सी गलती के लिए उसके आका ने उसे पीटा, बहुत पीटा। वो रोने लगा और आखिरकार वो अपने आका की नजर से बचकर भाग निकला। भागते भागते आखिर वो एक जंगल में आया। अब क्या करें? फिर वो जंगल की एक गार में रहने लगा। वो दिन में बाहर निकलता, दरख्तों के कुछ फल मिले तो खा लेता, कहीं पानी मिल जाए तो पी लेता और दिन गुजारता। 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। एक दिन ऐसे हुआ, वो फल लेने के लिए बाहर निकल गया। फल लेकर वो वापस आ ही रहा था, उसने देखा कि अपनी गार में कोई मौजूद है। उसने झुक कर देखा तो वहाँ एक शेर मौजूद था। वो शेर तड़प रहा था, अपना पैर हिला रहा था और करहा रहा था। उसने देखा तो क्या, शेर के पैर में एक कांटा चुभा था। अब क्या किया जाए? शेर का कांटा निकाला जाए या नहीं? उसने हिम्मत जुटाई और वो शेर के करीब पहुंचा।
आहिस्ता से उसने उसका पैर अपने हाथ में लिया और हल्के हाथों से उसने वो कांटा निकाल लिया। उसे मरहम पट्टी की। शेर को बेहद राहत मिली। 2-3 दिनों में शेर का पैर ठीक हो गया। जख्म भरने पर शेर एक रोज गार से निकल गया। एंड्रोक्लिस को थोड़ी तसल्ली मिली। ऐसे कई रोज गुजर गए। आखिरकार उसका दिल ऊब गया। वो क्या करता, कहाँ जाता? फिर उसने तय किया कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर जो भी मिले वो काम करूंगा। एक रोज वो निकल पड़ा और एक पड़ोस के शहर पहुंच गया। लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा न छोड़ रही थी। बिल्कुल उसी दिन उसका वो जालिम आका भी उस शहर पहुंच गया। ये आगे से जा रहा था, सामने से आका आ गया। एंड्रोक्लिफ को देखते ही उसका आका आग बगूला हुआ और उससे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने उसे कैद खाने में डाल दिया। उस जमाने में रोम के कानून के मुताबिक भागे हुए गुलामों को भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था। 2-4 दिन उसे कैद में रखा गया। फिर एक दिन इतवार के दिन एक बड़े पिंजरे से एंड्रोक्लिस को एक मैदान में लाया गया। सजा का मंजर देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए थे। बादशाह रोम भी मौजूद थे। फिर उस पिंजरे का दरवाजा धीरे से खोला गया। एंड्रोक्लिस के हाथ में एक छोटी सी छुरी दे दी गई और एक शेर को उस पिंजरे में छोड़ दिया गया। पिंजरा काफी बड़ा था। उस गुलाम को देखते ही उस शेर ने दहाड़ मारी। अब वो उस गुलाम पर झपटने ही वाला था। इतने में शेर ने महसूस किया कि इस आदमी को कहीं मैंने देखा है। शेर को अचानक याद आया, ये तो वही शख्स है जिसने मेरे पैर का कांटा निकाला था। शेर अचानक से खामोश हो गया। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अब वो एंड्रोक्लिफ के पैर चाटने लगा। जितने लोग वहां मौजूद थे सबको ताज्जुब हुआ। बादशाह को भी ताज्जुब हुआ। उस गुलाम को भी ताज्जुब होने लगा कि ये शेर तो मुझे खाने वाला था, अचानक से मेरे पैर क्यों चाटने लगा। गुलाम को भी याद आ गया कि ये तो वही शेर है जिसका मैंने कांटा निकाला था। वो नीचे बैठ गया और शेर का सर थपथपाने लगा। शेर उसके हाथ पैर चाटने लगा। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ऐसे तो कभी नहीं देखा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस शेर को बाहर निकालो पिंजरे से और उस गुलाम को यहाँ ले आओ। सिपाही एंड्रोक्लिस को लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने पूछा, मुझे बताओ आखिर शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? उसने कहा, नहीं बादशाह सलामत, बात यूं है, कुछ दिनों पहले उस शेर के पैरों में कांटा चुभा था जो मैंने निकाल लिया था। उसी एहसान की बदौलत उसने मुझे मारा नहीं, मुझे बिना मारे वो वापस चला गया। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, मुझे बताओ कांटा निकालते वक्त तुम्हें खौफ नहीं आया? एंड्रोक्लिस ने कहा, डर किस बात का? मेरे जालिम आका की तरह वो शेर जालिम तो न था। ये बात सुनते ही बादशाह बेहद खुश हुआ। उसने एंड्रोक्लिस को शाबाशी दी और ऐलान कर दिया कि आज से ये गुलाम नहीं आजाद है, और उसे ढेर सारे इनामात से नवाजा। और उसका जो जालिम आका था ना, उसे कैद खाने में कैद कर दिया और 2 साल की सजा सुना दी। एंड्रोक्लिस ने शेर पर रहम किया और शेर ने गुलामी से उसे बरी करवाया। यानी बच्चों, अगर हम किसी पर एहसान करते हैं, किसी पर रहम करते हैं, तो कोई पलटकर हम पर भी रहम करता है। जानवरों की तफरीह। एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। वो एक दूसरे से मिला करते, एक साथ खाना खाते। एक दिन बंदर ने सोचा, हम हमेशा इसी जंगल में घूमते हैं। इंसानों को देखो, वो शहरों में रहते हैं, वो मोटरों गाड़ियों से जंगलों में जाते हैं। वैसे ही हम भी करेंगे। हम जंगल से शहर तफरीह करने जाएंगे, बागों में घूमेंगे। उसने ये बात सबको बता दी
और मजे की बात ये है कि ये तरकीब सबको पसंद आई। लेकिन शेर से ये कौन कहे? उनकी इजाजत तो चाहिए थी। कोई भी राजी न था। फिर बंदर ने कहा, हमारा सियार होशियार है, वो ये काम यकीनन करेगा। क्यों सियार मियां? उसने सियार से पूछा और वो राजी भी हो गया। दोपहर में वो शेर से मुलाकात करने गया। वहां उसने देखा शेर मियां तो सो रहे हैं। उसे थोड़ी राहत हुई। फिर उसने एक तरकीब लगाई। उसने शेरनी बेगम से बात करने की ठान ली। और मजे की बात, तफरीह की ये तरकीब शेरनी बेगम को भी बेहद पसंद आई और उसने फौरन शेर को जगाया और उन्हें बता दिया। शेर मियाँ भी खुश हो गए और उन्होंने तफरीह पर जाने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन इकट्ठे होना तय पाया। वहां जाने पर क्या क्या करेंगे ये भी उन्होंने शेर को बता दिया। हर कोई अपना अपना टिफिन लाएगा ये भी तय पाया। तमाम जानवर तफरीह पर जाने के लिए पुरजोश थे। सभी सुबह जल्दी उठे। मियाँ हाथी ने अपना काला कोट पहना, खरगोश ने अपना सफेद बुशकोट पहन लिया। हिरनी बहन तो सुनहरे नुक्तों वाली साड़ी पहनकर तैयार हो गई। 3-3 जानवरों की कतारें बनाकर सभी निकल पड़े। आगे मियाँ बंदर और सियार रास्ता दिखाने के लिए। टहलते हुए, घूमते घामते सभी शहर पहुंच गए। और फिर क्या हड़बड़ी मच गई पता है? उन्हें देखते ही तमाम लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और घर के अंदर से ही तमाम लोग दूर से ही तफरीह देख रहे थे। दुकानदार, सब्जी फरोख्त करने वाली औरतें, तमाम लोगों ने अपना सामान वहीं छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। कुछ जानवर सब्जी चखने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन शेर डांटेगा इस डर से अपनी कतार से कोई बाहर नहीं निकल आया। आखिरकार तमाम जानवर बागीचे के पास आए और उनको देखते ही भेल वाले, फल वाले तमाम लोग भाग खड़े हुए। लेकिन हाथी मियाँ ने पूरी गाड़ी उठाकर बागीचे में रख दी। सभी को बेहद भूख लगी थी। उन्होंने हाथ धोए और अपने डिब्बे खोले। खरगोश गाजर और ककड़ी लाया था। शेर और शेरनी बेगम गोश्त लाए थे। मियाँ हाथी तो गन्नों का ढेर उठाकर लाए थे। सभी ने पेट भर के खाया। थोड़ी थोड़ी भेल भी खा ली उन्होंने। और तमाम जानवर जब खाना खाने लगे तब दरख्त पर छुपा बैठा फोटोग्राफर थोड़ा सा आगे आया और उसने तमाम जानवरों का एक बढ़िया सा फोटो निकाला। फिर बाग के दूसरे जानवरों से ये तमाम जानवर मिले। बाद में उन्होंने बागीचे की रेल देखी। खरगोश, हिरन, सियार ये सभी डिब्बों में बैठ गए और रेल चलाने वाला ये मंजर देखकर डरकर भाग खड़ा हुआ। तो फिर क्या, मियाँ भालू आगे आए और वो रेल चलाने लगे। 2-3 चक्कर लगाने के बाद तमाम जानवर फिसलन पट्टी, झूला इन सभी पर बैठ गए। पर हाथी मियाँ ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे, बेचारे हाथी मियाँ। कुल मिलाकर तफरीह बेहद मजेदार रही। तमाम जानवर कतार में लगकर घर जाने के लिए रवाना हुए और हर साल ऐसी तफरीह यकीनन करेंगे ये तय पाया। तो बच्चों, आज मैं आपको एक प्यारे से मेमने की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम नीली था। वो बेहद खूबसूरत और प्यारी थी, सबकी चहेती थी। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, चिड़िया, तोता सब उससे पसंद करते थे।
एक दिन नीली के वालिदैन को दूसरे गांव किसी काम से जाना था, लेकिन नीली उनके साथ जाने के लिए राजी न थी। नीली की अम्मी ने कहा, नीली आप अभी छोटी हो, खेलते खेलते कहीं दूर चली गई और कोई लोमड़ी तुम्हें उठा ले जाए तो? नीली ने कहा, अम्मी आप बिल्कुल फिक्र न करें, मेरे तमाम दोस्त यहाँ हैं। नीली ने एक न मानी। नीली के वालिदैन ने दोस्तों को नीली का ख्याल रखने को कहा और नीली से कहा, घर से अकेले दूर बिल्कुल मत जाना। उसके तमाम दोस्त अपने अपने कामों में मसरूफ थे और नीली नर्म मुलायम जायकेदार घास चरते चरते अनजाने में काफी दूर चली गई। उसे ये तक ख्याल न रहा कि वो जा कहाँ रही है और अचानक उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। उसकी नजर नीली पर पड़ी और उस प्यारी सी जान को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आज बहुत दिनों बाद मुझे चटपटा खाना हासिल होगा, हा हा हा। लोमड़ी बेहद खुश तो थी, लेकिन अगर मैंने इसे अभी खा दिया तो इसके तमाम दोस्त यहाँ आ जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी? उसने नीली से बात करना शुरू की और ऐसे जताया जैसे वो नीली की बहुत अच्छी दोस्त हो। उसने नीली से कहा, नीली तुम तो काफी दूर चली आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नीली ने कहा, अरे हाँ, मैं तो काफी दूर निकल आई, मुझे तो खबर ही न हुई। मेरी अम्मी ने कहा, क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? मेरी अम्मी ने कहा कि अकेले घर से दूर कहीं न जाना, क्योंकि लोमड़ी आ जाएगी और मुझे खा जाएगी। तो ये कहा तुम्हारी अम्मी ने, लेकिन तुमने उसकी बात कहाँ मानी? फिक्र न करो, मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है, आ जाओ, तुम मेरी पुश्त पर सवार हो सकती हो, चलो घर चलें। ठीक है। और नीली लोमड़ी की पुश्त पर बैठ गई और दोनों गप्पे लड़ाते लड़ाते लोमड़ी के घर तक पहुँच गए। तो देखो, ये है मेरा घर, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। हाय तौबा, ये आपका घर है? छी, कितना गंदा है, आप इसे साफ क्यों नहीं करती? तुम साफ कर दो, अब यहाँ आ तो गई हो ना। ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन तब तक आप मेरे लिए कुछ खाने ले आए, नीली ने कहा और वो घर की साफ सफाई करने में मसरूफ हो गई। साफ सफाई करते करते उसे भेड़ की चमड़ी नजर आई। नीली बेहद डर गई। ओ नहीं, अगर ये जानवर लोमड़ी ही हुई तो? काश मैंने अपनी अम्मी की बात सुन ली होती। और वो रोने लगी, लेकिन अचानक उसे एक चिड़िया की सीटी सुनाई दी। जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे पता लगा कि ये चिड़िया तो उसकी दोस्त है। चिड़िया ने नीली से कहा, रोना मत, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि वो जानवर एक लोमड़ी है। अब हम ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकती। तुम उससे ऐसे बातें करती रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे दोस्त तोता जी बाकी दोस्तों को भी तुम्हारी इमदाद के लिए बुला लेंगे। अचानक वो खामोश हो गई, क्योंकि लोमड़ी कमरे में आ चुकी थी। कमरे में दाखिल होते ही लोमड़ी ने कहा, देखो तो मैंने कितना सारा खाना लाया है, पहले इसे नोश फरमा लो। मुझे जंगल में कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस लौटती हूँ। लेकिन दोस्त, मेरा ख्याल था कि आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ जाएंगी। ओहो, तुम्हारे वालिदैन तो वैसे भी घर पर नहीं हैं, उनके वापस लौटने तक तुम मेरे साथ रह लो। मुझे अपने काम से लौट आने दो, फिर हम रात के खाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? ठीक है। लोमड़ी बाहर चली गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब तो नीली और ज्यादा घबरा गई और रोने लग गई। वो वापस आने के बाद रात के खाने के बारे में सोचेगी, मतलब मुझे खाने के बारे में सोचेगी। अचानक चिड़िया ने सीटी बजाई और नीली के तमाम दोस्त वहाँ हाजिर हो गए। हाथी भैया आ गए और उन्होंने अपनी सूंड से दरवाजा तोड़ दिया। जल्द ही नीली बाहर आ गई
और उसे घोड़ा और कुत्ते की भी आवाजें सुनाई दी। क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं? नीली ने पूछा और सभी ने कहा नहीं, हम यूं ही घर नहीं जा सकते नीली। जाने से पहले इस लोमड़ी को हम सबको मिलकर सबक जो सिखाना है। फिर तमाम दोस्त इकट्ठे हो गए और उन्होंने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए एक मंसूबाबंदी की। क्या आपको पता है वो तदबीर क्या थी? उन्होंने नेली को छत पर रख दिया। बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी थी और कुत्ता पीछे के दरवाजे के पास बैठा था। हमारे घोड़ा मियाँ दरवाजे के पास पहरा दे रहे थे और हाथी भैया जंगल के पास पहरेदारी कर रहे थे। अंधेरा बढ़ रहा था, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था और लगभग आधी रात के वक्त लोमड़ी वापस आ गई। वो बेहद भूखी थी। उसे लगा वो नेली को एक झटके में खा जाएगी। जब उसने दरवाजा खोला तो कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। दरवाजे के करीब एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसमें अटक कर वो बस गिरने ही वाली थी। फिर लोमड़ी गुस्से से चिल्लाई, नेली, कहाँ हो तुम? तुमने रोशनी क्यों नहीं की? लेकिन हाथी भैया ने नेली को तो छत पर रख दिया था। फिर नेली ने जवाब दिया, मेरी दोस्त, मैं यहाँ ऊपर हूँ, देखो, मुझे लोमड़ियों से बेहद डर लगता है। ओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब हूँ ना, अब नीचे आ जाओ नेली। नेली ने जवाब दिया, नहीं। अरे अब नीचे आ भी जाओ, छोटे बच्चों की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? ठीक है, मैं ही ऊपर आ जाती हूँ। लोमड़ी छत पर आने ही वाली थी कि बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। लोमड़ी बेहद डर गई और उसने सोचा कि चलो पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। वो पीछे के दरवाजे तक आ तो गई, लेकिन वहाँ हमारे टीपू भैया पहरा दे रहे थे। लोमड़ी के ऊपर हर दरवाजे से हमला हो रहा था। वो बेहद डर गई और उसने दरवाजा खोला और बाहर भाग निकली। जैसे ही वो बाहर निकली, हमारे घोड़ा भैया तैयार बैठे थे। उन्होंने लोमड़ी को इतनी जोर से लात मारी कि लोमड़ी की टांग टूट गई। लोमड़ी दर्द से रोने लगी और जंगल की समत भागने लगी। लेकिन जंगल पर तो हाथी भैया का पहरा लगा हुआ था। उन्होंने लोमड़ी को उठाकर एक पत्थर पर इतनी जोर से पटक दिया कि वो उठ न पाई। फिर नेली हाथी भैया की सूंड पर बैठी और तमाम दोस्त हंसी खुशी घर वापस लौट आए। हाथी भैया ने कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि चिड़िया और तोते ने तुम्हें देख लिया, वरना उस लोमड़ी को हम सबक न सिखा पाते। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सबक लिया कि दोस्तों को हमेशा चौकन्ना रहकर अपने सच्चे दोस्तों की मदद करनी चाहिए। खरगोश की तरकीब, गौर से सुनिए। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। हाथी, बंदर, ऊंट, खरगोश, कछुआ, बाघ, भेड़िया और जंगल का राजा बब्बर शेर, वो भी वहीं रहता था। लेकिन अब वो बहुत ज़ईफ हो गया था। वो शिकार नहीं कर पाता था। इसलिए उसने जंगल के तमाम जानवरों को बुलाया और कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होता। अब मैं एक एक शख्स का नंबर लगाता हूँ और इस तरह तुम सब एक एक चलकर मेरे शिकार बनना। मुझे धोखा मत देना, नहीं आओगे तो मैं खुद दनिस्ता आऊंगा तुम्हारे पास खाने। उतनी ताकत अभी है मुझ में। ऐसा कहकर शेर ने जोर की दहाड़ लगाई। ये देख तमाम जानवरों ने गर्दन हिलाई। हो गया। दूसरे दिन से एक एक जानवर का नंबर लगने लगा और अपने अपने नंबर के हिसाब से तमाम जानवर शेर की गार में जाने लगे। बतख, कछुआ, हिरन, जंगली गाय, इनका शिकार करके शेर बड़े मजे से रहने लगा। फिर बारी आई खरगोश की अम्मी की। वो अपने बच्चे से बोली,
बेटा, आज मेरी बारी है। अब मैं मरने वाली हूँ। तुम अकेले रह जाओगे। ठीक से रहना, खुद का ख्याल रखना। खरगोश बड़ा चालाक था। उसने कहा, अम्मी जान, आप बिल्कुल मत घबराएं। मैं आपकी बजाय जाऊंगा शेर के पास। उसने अपनी अम्मी से कहा, मैं हूँ खरगोश, देखेगा मेरा रोश, शेर के उड़ जाएंगे होश। अम्मी ने कहा, देखो बेटा, वो तो जंगल का राजा है। हो गया। खरगोश बाहर निकल गया और जाते जाते उसे रास्ते में मिला यूं करने वाला एक बंदर। खरगोश ने कहा, बंदर बंदर हूँ, करता मस्ती खूब, पर शेर के सामने हो जाता खामोश। बंदर ने कहा, फिर क्या करेंगे भाई? खरगोश ने कहा, देख, मैं हूँ खरगोश, देखेगा मेरा रोश, शेर के उड़ जाएंगे होश। बंदर ने कहा, क्यों, तुम्हारे पास कोई तरकीब है क्या? मैं तुम्हारी कोई इमदाद करूं? खरगोश ने कहा, इमदाद नहीं, दोपहर को तालाब की तरफ आ, और फिर मैं क्या करता हूँ वो देखना। खरगोश आगे बढ़ गया। उसे एक हाथी नजर आया। उसने कहा, हाथी हाथी, तुम्हारे पास इतनी ताकत, फिर भी शेर के सामने हो जाती तुम्हें नदामत। हाथी ने कहा, सच बात है भाई, मैं अकेला तन्हा क्या करूं? खरगोश ने कहा, पर मुझे देख, मैं हूँ खरगोश, देखेगा मेरा रोश, शेर के उड़ जाएंगे होश। हाथी ने कहा, अरे बेहतरीन, तुम्हारे पास तो कोई तरकीब नजर आती है। मैं कोई इमदाद करूं क्या? खरगोश ने कहा, इमदाद नहीं, दोपहर को तालाब की तरफ आ, और फिर मैं क्या करता हूँ वो देखना। खरगोश आगे निकल गया और रास्ते में उसे मिला एक बाघ। उसने बाघ से कहा, बाघ जी, दहाड़ मारे जोर की, शेर को देखते ही आंखें हो जाती पीली। बाघ बोला, सच है भाई। खरगोश ने कहा, पर मुझे देख, मैं हूँ खरगोश, देखेगा मेरा रोश, शेर के उड़ जाएंगे होश। बाघ ने कहा, जाहिर होता है कि तुम्हारे पास कोई तरकीब है। मैं आऊं क्या कोई इमदाद करने? इमदाद नहीं, दोपहर को तालाब की तरफ आ, और फिर मैं क्या करता हूँ वो देखना। फिर खरगोश को मिली एक लोमड़ी। उसने कहा, लोमड़ी लोमड़ी, तुम हो कितनी गुस्सैल, शेर को देख के हो जाती बैल। पर ये देखो, मैं हूँ खरगोश, देखेगा मेरा रोश, शेर के उड़ जाएंगे होश। अरे वाह, बहुत ठीक हो गई हो। मेरे को इमदाद चाहिए क्या? खरगोश ने कहा, इमदाद नहीं, दोपहर को तालाब की तरफ आ, और फिर मैं क्या करता हूँ वो देखना। फिर खरगोश पहुंच गया शेर के पास और कहने लगा, बादशाह सलामत, अम्मी जान के बजाय मैं आया हूँ, पर मेरे देर के आने का सबब पता है? अरे, अपने जंगल में एक नया राजा आया है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो कह रहा था मुझे रोज शिकार मिलना चाहिए। ऐसा? मैं तुम्हारा हुक्मरान हूँ, मेरे बजाय तुम्हें और कोई कैसे खा सकता है? चल चल, जल्दी मुझे उसके दीदार करा, मैं देखता हूँ उसको। शेर और खरगोश दोनों ही तालाब के करीब पहुंचे। तमाम जानवर पेड़ों के पीछे छुपकर ये मंजर देख रहे थे। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, वो आपको देख के तालाब में छुप गया है। देखिए देखिए जल्दी। शेर ने धीरे से तालाब में झुक कर देखा और कहा, अरे, ये तो हूबहू मेरा अक्स है। उसने जोर से दहाड़ लगाई और उसके साथ ही तालाब के शेर ने भी उतने ही जोर से दहाड़ लगाई। और फिर जनाब शेर को बड़ा गुस्सा आया।
और वो तालाब में कूद गए। लेकिन वहां कोई न था। उसकी नाक और मुंह में सारा पानी भर गया। जनाब शेर खरगोश से कहने लगे, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस पर खरगोश बोला, आपको बचाकर क्या करूं? आप हम सभी का शिकार करके हम सबको खा जाओगे। उसके बजाय आप ही खुदा को प्यारे हो जाओ, वो बेहतर है। फिर तमाम जानवर बाहर आ गए। उन्हें खरगोश ने कहा, मैं हूँ खरगोश, देख लिया मेरा रोश। शेर के उड़ गए पूरे होश।